ये व्हाट्सएप फैमिली, आज हम रिवाइज करने वाले हैं वन शॉट के अंदर चैप्टर नंबर 14 दैट ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। एनसीईआरटी है एंड अभी हम लोग इधर चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। फुल एनसीईआरटी लोग लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। ओके, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अपना जो पहला टॉपिक है वो है ब्रीथिंग। व्हाट इज ब्रीथिंग? ब्रीथिंग होता है इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2। इस प्रोसेस को ही हम लोग ब्रीथिंग बोलते हैं। एंड ब्रीथिंग जिसको हम लोग सिंपली रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। ओके, ब्रीथिंग को सिंपली क्या बोला जाता है? रेस्पिरेशन। देन आता है अपना सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन देखते हैं हम लोग। इट इज ए ऑक्सीडेशन process by which chemical molecule like amino acid, ग्लूकोज, फैटी एसिड, अभी आप लोगों को बता देता हूँ मैं। ये जो अमीनो एसिड है ये किसका मतलब हम यूनिट बोल सकते हैं किसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ये प्रोटीन का होता है, ग्लूकोज होता है अपना कार्बोहाइड्रेट का, एंड फैटी एसिड होता है ऑयल का। ओके, राइट। अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड ये सब क्या है? केमिकल मॉलिक्यूल है, और इन केमिकल मॉलिक्यूल को ऑक्सीडेशन करके टू रिलीज एनर्जी कौन से फॉर्म में करता है? ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में करता है, एटीपी। एंड क्या रिलीज करता है साथ में? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, दिस इज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है बाय व्हिच केमिकल मॉलिक्यूल लाइक अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड आर ऑक्सीडाइज्ड, लिखना पड़ेगा थोड़ा, आर ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो हम लोग केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं जो हम लोग ग्लूकोज की मामले में लिखते हैं। क्या होगा? ग्लूकोज का फॉर्मूला करते हैं C6H12O6। ओके, तो प्लस में ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, तो मतलब हम लोग या तो हम लोग हाइड्रोजन को लूज करा सकते हैं या फिर ऑक्सीजन को बाइंड करा सकते हैं। हम लोग इधर सिर्फ ऑक्सीजन को बाइंड करा देते हैं, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बाद इन द फॉर्म एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी निकलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? ब्रेकिंग डाउन हो रहा है, यानी कि ये एनाबॉलिक रिएक्शन है फिर कैटाबॉलिक रिएक्शन है, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। ओके, तो एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन का हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। मेटाबॉलिज्म सबसे पहले देखना पड़ेगा। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म होता है सम ऑफ ऑल रिएक्शन, ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकर्स इन ए सिस्टम। ओके, तो हमारे ह्यूमन बॉडी में जितने भी सारा मतलब केमिकल रिएक्शन होगा उसका सम को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। इसका दो टाइप से हम लोग डिवाइड करते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ये कैटाबॉलिज्म नेगेटिव होता है साइन में और एनाबॉलिज्म पॉजिटिव होता है। मतलब इधर से हम लोग पता चल रहा है क्या एनर्जी रिलीज किस में होगा? कैटाबॉलिज्म में होगा। तो इसी वजह से इसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। अगर एनर्जी देना पड़ेगा देन ये एनाबॉलिक रिएक्शन हो जाएगा। ओके, ये हो गया ब्रीथिंग वाला पार्ट। सेलुलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ लिए। देन हम लोग देखते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ओके, बात इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसका एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। ओके, तो एज यू हैव अर्लियर रीड ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स टू indirectly breaking down the simple molecule like glucose, amino acids, fatty acids, etc. to derive energy to perform various activities. Okay, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 which is harmful is also released during time of catabolic reaction। हमने पढ़ लिया है कि वो वाला रिएक्शन क्या होता है? कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहा है ये लाइन। ओके, इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट ऑक्सीजन हैज टू बी continuously provided to the cells and carbon dioxide produced by the cells to have to be released out। ओके, ये हमने पढ़ा है क्या? ऑक्सीजन देना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है? यह ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस होता है। ओके, तो इसी वजह से सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, तो इसी वजह से हमें ऑक्सीजन देना पड़ेगा। Okay, then perhaps this process of exchange of oxygen from the atmosphere with carbon dioxide produced by the cells is called breathing and commonly known as respiration। Okay, हमने breathing करा। breathing क्या है? inhalation and exhalation process है। तो हम लोग तो जानते हैं ना, inhalation में हम लोग क्या करते हैं? exchange of oxygen करते हैं with the atmosphere and carbon dioxide जो कि प्रोड्यूस होता है। exhalation में इसको रिमूव कर देते हैं बॉडी से, यही होता है breathing। इसको ही commonly known as respiration। Okay, then place your hands on your chest, you can feel the chest moving up and down, you know what is due to breathing, it is due to breathing। how do you breathe? The respiratory organs and the mechanism of breathing are described in the following section in this chapter। Okay, हम लोग पढ़ेंगे। then second जो कि पार्ट है respiratory organ, अभी respiratory organ को पढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो गाइस ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं डिफर्स मतलब डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू, इसके अकॉर्डिंग ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होते हैं। दो चीज़ों की वजह से ये अलग अलग होता है। मतलब पहला है हैबिटेट, किसी भी चीज़ का हैबिटेट डिसाइड करता है कि उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसा होगा। एंड दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी डिसाइड करता है कि ऑर्गेनिजम्स कैसे रिस्पायर करेगा। ओके, तो अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसे जो कि एनिमल किंगडम का सबसे लोएस्ट फाइलम जो होता है वो है स्पॉन्जेस, या फिर इसको क्या बोलते थे हम लोग? स्पॉन्जेस को ऑडिफेरा भी बोलते थे। देन कॉलेंटेरेटा, देन दिनोफोरा, देन प्लेटीहेलमिंथस। इन सब में कौन सा वाला रेस्पिरेशन देखने को मिलता है अपने को? इन सब में अपने को देखने को मिलता है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन बाय देयर बॉडी सरफेस।
जो कि जनरल बॉडी सर्फेस होता है हम लोगों का, उन बॉडी सर्फेस से ये लोग डिफ्यूजन कर देते हैं। ओके, सो उसके बाद हम लोग देखते हैं प्लेटिहेलमिंथेस के बाद क्या आता है, एस्क्लेमिंथेस पर। एस्क्लेमिंथेस का एनसीईआरटी में कैसे रिस्पेयर करते हैं वो नहीं दिया है, तो देन हम लोग इसको स्किप कर देते हैं एंड पढ़ते हैं एनिलिडा की तरफ। तो एनिलिडा का एग्जाम्पल क्या होगा, आर्थ्रोन। ओके, तो एनिलिडा कैसे रिस्पेयर होता है, बाय डियर मॉइस्ट क्यूटिकल। मॉइस्ट क्यूटिकल यानी कि क्या है, ये स्किन की थ्रू करेगा, स्किन रेस्पिरेशन होता है इसमें। इसी स्किन रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, एक और नाम से याद रख लेना, क्यूटानियल रेस्पिरेशन। क्यूटानियल रेस्पिरेशन। ओके, एनिलिडा के बाद क्या आएगा, आर्थ्रोपोडा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा इंसेक्ट्स। तो छोटा छोटा इंसेक्ट्स होते हैं, लोग कैसे रेस्पेयर करते हैं, थ्रू ट्रैकिया। थ्रू ट्रैकिया। ओके, देन आर्थ्रोपोडा में जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा होता है, एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा, ये कैसे रेस्पेयर करता है, गिल्स के थ्रू। ओके, देन आता है अपना एग्जाम्पल लिविंग फॉसिल। इसको हम लोग लिमिलस भी बोलते थे, एनिमल किंगडम में पढ़ा है हमने। ओके, लिविंग फॉसिल यानी कि लिमिलस, ये करता है बुक गिल्स से, बुक गिल्स। देन स्कॉर्पियन और स्पाइडर, ये सब किससे करते हैं रिस्पेयर, जो कि एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा है, ये सब करेगा बुक लंग्स से। एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा करता है गिल से, लिविंग फॉसिल यानी कि लिमिलस करता है बुक गिल से, स्कॉर्पियन स्पाइडर करता है बुक लंग्स से। एंड जो नॉर्मल आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट होते हैं, ये लोग थ्रू ट्रैकिया करते हैं, यानी ट्रैकियल सिस्टम से। आर्थ्रोपोडा के प्रॉब्लम है, आर्थ्रोपोडा के बाद आता है मोलस्का। सो मोलस्का होते हैं, ये लोग कैसे रिस्पेयर करते हैं, फेडर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं इन लोगों के बॉडी में, फेडर लाइक गिल्स, और इन गिल्स से ही ये लोग रिस्पेयर करते हैं। देन आता है अपने पास मोलस्का के बाद इकाइनोडर्माटा। इसके पास होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम टू रेस्पेयर। क्या रेस्पेयर करने के बाद करने के वास्ते इसके पास होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। देन इकाइनोडर्माटा के बाद क्या आएगा, हेमिकॉर्डाटा। एक साथ लिखते थे लोगों का, हेमिकॉर्डाटा, देन यूरोकॉर्डाटा। देन आएगा अपना फिशेस। फिशेस क्या होता है, तो वर्टिब्रेट होते हैं फिशेस। फिशेस यानी कि ऑस्टिसेप्टाइल्स। ओके, देन हेमिकॉर्डाटा, यूरोकॉर्डाटा, फिशेस एंड टोडपोल्स, टेडपोल्स सॉरी, यानी कि टेडपोल्स क्या होता है, जो फ्रॉग का जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का जो स्टेज होता है, लार्वल स्टेज, इसको हम लोग टेडपोल बोलते हैं ना। टेडपोल किधर से करता है रेस्पिरेशन, ये सब हेमिकॉर्डाटा, यूरोकॉर्डाटा, फिशेस, टेडपोल्स, ये सब करते हैं गिल्स से। गिल्स से जो रेस्पिरेट करते हैं लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक गिल्स से जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। ओके, और ये गिल्स जो होते हैं ये होते हैं वेसिकुलराइज्ड स्ट्रक्चर, वेसिकुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स। देन हेमिकॉर्डाटा, यूरोकॉर्डाटा, फिशेस, टेडपोल्स। इसके बाद हम लोग कहेंगे ट्रू वर्टिब्रेट्स। ट्रू वर्टिब्रेट्स, ट्रू वर्टिब्रेट्स यानी कि एग्जांपल में आएगा अपना रेप्टाइल्स, रेप्टाइलिया, मैमल्स, एव्स। ये सब करते हैं लंग्स से, जो लंग्स से रेस्पिरेट करते हैं, उस रेस्पिरेशन के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ओके, एंड लंग्स को क्या बोलते हैं हम लोग, वेसिकुलराइज्ड बेग बोलते हैं, वेसिकुलराइज्ड बेग्स। देन हमने इसमें देखो वर्टिब्रेट्स में एक फाइलम हमने मिस कर दिया था, एक फाइलम नहीं, एक क्लास हमने मिस कर दिया था, इसका नाम क्या था, एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस में देखते हैं कैसे रेस्पिरेट करते हैं एम्फीबियंस। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, फ्रॉग। तो ये जो फ्रॉग है एम्फीबियंस, ये नॉर्मल स्टेट में 3 टाइप से रेस्पिरेट कर सकते हैं। पहला स्किन से, दूसरा लंग्स से, तीसरा बकेल कैविटी से। बकेल कैविटी मतलब मुंह से। ओके, तो बकेल कैविटी से जो रेस्पिरेट करते हैं उस रेस्पिरेशन के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। स्किन से जो रेस्पिरेट करने का प्रोसेस है उसको तो हमने पहले ही लिख दिया, क्या है, क्यूटानियल रेस्पिरेशन, लंग्स से पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये जो एम्फीबियंस फ्रॉग स्किन से कब रेस्पिरेट करता है, स्किन से करता है वाटर में, जब ये वाटर में रहता है देन स्किन से रेस्पिरेट करते हैं। एंड इस एम्फीबियंस की जो टेडपोल्स होते हैं वो गिल से रेस्पिरेट करते हैं, हमने लिख दिया है पहले ही। सो इधर अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वाला कॉन्सेप्ट खत्म होता है। तो एनसीईआरटी रीडिंग लगा देते हैं एक बार जल्दी से। Respiratory organs, okay. Mechanism of breathing vary among different group of animals depending mainly on their habitats and level of organization. ये हमने पढ़ा है। Lower invertebrates like sponges, coleotrates, flatworms, मतलब platyhelminthes, okay. etc. Exchange of oxygen with carbon dioxide by simple diffusion over their entire body surface, okay. Earthworms use their moist cuticle and insects have a network of tubes, tracheal tubes, to transport atmospheric air within the body, okay. पढ़ा है हमने specialized vascularized structures called gills, branchial respiration, gills से जो रेस्पिरेट करता है उसको हम लोग branchial respiration बोलते हैं, are used by most of the aquatic arthropods, ये भी हमने पढ़ा है। Then mollusks में mollusks whereas vascularized bags called lungs, pulmonary respiration are used by terrestrial forms for the exchange of gases, okay. ओके, तो हमने थोड़ा गलत कर लिया साइड से, इसीलिए स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स। तो गिल्स से जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इसको हम लोग ब्रोंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क्स। तो मोलस्क एंड एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो हमने मोलस्क में भी फेडर लाइक गिल्स, मतलब गिल्स ही तो होते हैं ना, तो ये पढ़ा है हमने। और वेस्कुलराइज्ड बेग्स कॉल्ड लंग्स, पल्मोनरी रेस्पिरेशन आर यूज्ड बाय टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स, यानी कि ट्रू वर्टिब्रेट्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये भी पढ़ा है हमने। ओके, एमंग वर्टिब्रेट्स fishes use gills, okay, where amphibians, reptiles, birds, mammals respire through lungs. Amphibians like frogs can respire through their most thin cutaneous respiration. So okay, ये हमने पढ़ा है अच्छे से। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ना इधर खत्म होता है एनसीईआरटी रीडिंग। देन अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो लेट्स रीड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपनी ह्यूमन बॉडी में हम लोग कैसे रेस्पिरेट करते हैं, हम लोग लंग्स के थ्रू रेस्पिरेट करते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन लंग्स तक कैसे
ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग से कैसे बाहर निकल जाता है, ये प्रोसेस मेरे को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम लोग एक गंदा सा ड्राइंग बना लेते हैं इधर। ये एक इंसान, इसका है ये नोज, देन दिस इज माउथ। ओके, डोंट जस्ट मी बाय माय ड्राइंग। Once a wise man says that don't judge a man by his drawing. I don't know who was the wise man. Okay, human respiratory system. Okay, let's. तो guys, ये होता है माउथ, ये होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ये होता है माउथ, यानी कि अपर लिप्स के अपर वाले पोजीशन में अपने एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग पैलेट, यानी कि ये देखो इधर अपना पैलेट होता है। ओके, तो सबसे पहले जो ईयर होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से जाएगा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स इधर होता है, ये अपर लिप्स में होता है प्रेजेंट, अपर पोजीशन ऑफ अपर लिप्स, लिप्स ये हमने पढ़ा। देन एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से किधर गया, इसको हम लोग बोलते हैं नेजल पैसेज। जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से इस तरीके से जाएगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं नेजल पैसेज, नेजल पैसेज। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज तक जाएगा ये, देन नेजल पैसेज से किधर तक जाएगा, ये नेजल चैम्बर होता है, ये नेजल चैम्बर। ओके, ये जो चैम्बर दिख रहा है अपने को, इसको बोलते हैं हम लोग नेजल चैम्बर, ये वाला चैम्बर जाएगा नेजल चैम्बर तक। ओके, सही है अब तक। ओके, तो हमने ये ईयर की बात किया, अगर फूड की हम बात करें तो ये फूड होता है, ये हमने ईयर लिख लेता हूँ मैं, इधर फूड लिख लेता हूँ मैं। फूड पहले अपना माउथ से इधर जाएगा, पहले तो ये माउथ है, देन ये जाएगा बकील पैसेज से लेकर बकील पैसेज तक जाएगा, देन ये बकील पैसेज है। ओके, देन बकील पैसेज से ये, इसको हम लोग बकील कैविटी बोलते हैं, फिर बकील चैम्बर बोलते हैं, जगह बकील चैम्बर में, बकील चैम्बर। ओके, तो ये दोनों जो चीज़ है नेजल चैम्बर से बकील चैम्बर से, दोनों एक कॉमन पैसेज पे आता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आता है अपना लैरिंग्स। ये होता है साउंड बॉक्स, जो अपना साउंड प्रोड्यूस होता है इस लैरिंग्स के वजह से होता है। ये कार्टिलेजिनस होता है, कार्टिलेज से बना होता है। ओके, तो ईयर जाएगा डायरेक्टली लैरिंग्स में, और जो फूड होता है वो सीधा किधर चला जाएगा, फूड जाएगा इसोफेगस में, इसोफेगस यानी कि इसको फूड पाइप बोलते हैं हम लोग, फूड पाइप पे चला जाएगा। लेकिन एक सेकेंड, ये जो चीज़ हम कुछ चीज़ को अगर हम लोग स्वेलो करें तो ये कैसे ये गारंटी है कि ये फूड लाइक फूड पाइप यानी कि इसोफेगस में जाएगा। अगर क्या होगा, अगर लैरिंग्स में चला जाए तो इसमें एक मैकेनिज्म आता है। लैरिंग्स में क्या होता है, कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है। ओके, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, कार्टिलेजिनियस लीफ लाइक होते हैं फ्लैप। ओके, एपिग्लॉटिस क्या करता है, ये जो अपना एयर लैरिंग्स के बाद किधर चला जाएगा, ट्रेकिया में। ट्रेकिया क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे बाद में, तो पहले इस ट्रेकिया क्या होता है, पहले तो इसको हम लोग एयर पाइप। ओके, तो फूड ऐसा क्या मैकेनिज्म है कि फूड ट्रेकिया में नहीं पहुंच पाता, यानी कि लैरिंग्स में नहीं पहुंच पाता, ट्रेकिया में नहीं जाता, सीधा इसोफेगस में चला जाता है। इसका कारण है ये एपिग्लॉटिस, कार्टिलेजिनियस लीफ लाइक फ्लैप। ये क्या करता है, ट्रेकिया का जो ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लॉटिस, ग्लॉटिस, ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। ड्यूरिंग स्वेलिंग, जब हम लोग किसी भी चीज़ को स्वेलो करते हैं तब ये ग्लॉटिस को, ये एपिग्लॉटिस क्लोज कर देता है। सो इसी वजह से लैरिंग्स में फूड नहीं आता, सीधा फूड किधर चला जाता है, इसोफेगस में चला जाता है। ओके, क्लियर। देन ओके, देन फूड की बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये सेक्टर है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग कर रहे हैं। तो एयर लैरिंग्स के बाद किधर रहेगा, ट्रेकिया। ये ट्रेकिया क्या है, एक एयर पाइप है जिसका ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं हम लोग। ओके, देन ट्रेकिया का अच्छे से कर लेते हैं इधर। ट्रेकिया इज ए स्ट्रेट ear tube which extends mid thoracic case and it divides, जो ट्रेकिया है ये डिवाइड कर जाता है अकॉर्डिंग टू, फिर एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरासिस वर्टिब्रा, फिफ्थ थोरासिस वर्टिब्रा के लेवल पे डिवाइड होता है इनटू राइट एंड लेफ्ट 1 डिग्री, या फिर इसको प्राइमरी भी बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई। ओके, तो ये ट्रेकिया डिवाइड हुआ किसमें, एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरासिस के, एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरासिस वर्टिब्रा के लेवल पे 1 डिग्री लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ। देन ये जो 1 डिग्री ब्रोंकाई होगा ये लोग 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री यानी कि सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी ब्रोंकाई में डिवाइड होगा। देन ये जो ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई डिवाइड होकर क्या बनाएगा, इनिशियल ब्रोंकियल्स, देन इनिशियल ब्रोंकियल्स डिवाइड होकर बनेगा टर्मिनल ब्रोंकियल्स, देन टर्मिनल ब्रोंकियल्स डिवाइड होकर बनेगा एल्वियोली एंड एल्वियोलर डक्ट्स। यही होता है पूरा का पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो इधर ही एक्सचेंजिंग पार्ट होता है, ये वाला होता है एक्सचेंजिंग पार्ट। एल्वियोली एंड एल्वियोलर डक्ट्स है अपना एक्सचेंजिंग पार्ट, एंड जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट, यानी कि एयर को कंडक्ट कर रहा था इधर तक। देन इधर ही एल्वियोली एंड एल्वियोलर डक्ट में एक्सचेंज हो गया, तो इसको एक्सचेंजिंग पार्ट बोलते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक, इसको हम लोग कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो कि फैक्ट है इसको पढ़ लेते हैं। द ट्रेकिया
comma bronchi, initial bronchioles, has dorsally incomplete C-shaped cartilaginous ring। और ये कार्टिलेजिनस रिंग्स किसमें हेल्प करता है? ट्रैकिया ब्रोंकिया इनिशियल ब्रोंकियल्स को। जब इसमें एयर नहीं होता तब ये पाइप जो होता है ट्रैकिया के एग्जांपल लेते हैं, इसमें कुछ इस तरीके से सी शेप रिंग्स होते हैं कार्टिलेजिनस। ये किसमें हेल्प करता है? जब इसमें एयर नहीं होता यानी कि एब्सेंस ऑफ एयर, तब ये दब ना जाए, मतलब कोलैप्स ना कर दे। तो इसी वजह से प्रिवेंट फ्रॉम लिखते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग द ट्रैकिया कॉमा ब्रोंकाई कॉमा इनिशियल ब्रोंकियल्स when air is not present। ओके देन अभी देखते हैं द ब्रोंकाई कॉमा ब्रोंकियल्स कॉमा alveoli and alveolar ducts comprises the lungs। तो अभी हम लोग थोड़ा सा लंग्स की बात कर लेते हैं। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में टू लंग्स होते हैं, टू लंग्स और वन पेयर ऑफ लंग्स। ओके तो मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये है अपना ट्रैकिया। ओके ट्रैकिया डिवाइड होता है अपना 1 डिग्री ब्रोंकियल्स में एट द लेवल ऑफ व्हाट? एट द लेवल ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा। यानी ये 2 डिग्री 3 डिग्री में डिवाइड होगा, ये भी फर्दर डिवाइड होगा, इस तरह से चलता रहता है। ऐसा ही मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। देन ये मान लो अपना एल्वियोलाई है। ओके दोनों जस्ट में पहले भी बोला है मैंने, ड्राइंग को जस्ट करो तो इस तरीके से अपना 2 लंग्स होते हैं। ओके ये इक्वल साइज का होता है, ये होगा अपना लंग्स। तो लंग्स के पास 2 मेम्ब्रेन होता है इस तरीके से, एक लंग्स के पास इस तरीके से 2 मेम्ब्रेन होते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं लंग्स एज 2 मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम लोग? प्ल्यूरा बोलते हैं। एंड ये सब 2 मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, ऐसा फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं 2 मेम्ब्रेन के बीच में, इसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या होता है ये प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन 2 मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स। किसमें हेल्प करता है? इट हेल्प्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ लंग्स सरफेस। लंग की जो सरफेस का फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में ये प्लूरल फ्लूइड हेल्प करता है। ओके तो ये आउटर प्लूरा है। आउटर प्लूरा इज एसोसिएटेड विद, आउटर प्लूरा किससे एसोसिएटेड है? अपना रिब केस यानी कि थोरासिस केस के साथ। एंड जो इनर प्लूरा है ये किसके साथ एसोसिएट है? अपना लंग्स के सरफेस के साथ। तो आउटर प्लूरा इज एसोसिएटेड विद थोरासिस कैविटी, रिब केस कुछ भी बोलो, एंड इनर प्लूरा इज एसोसिएटेड विद, इनर प्लूरा किसके साथ एसोसिएट था? ये था अपना लंग्स के सरफेस के साथ, सरफेस। देन हम लोग करते हैं वॉल्यूम के बारे में। तो जब हम इनहेल एंड एक्सेल करते हैं तो वॉल्यूम कैसे सेंस है, फिर सेंस होता है। तो हम लोग डायरेक्टली द वॉल्यूम ऑफ लंग्स कैंट बी डायरेक्टली ऑल्टर। तो लंग्स के वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वॉल्यूम। तो पल्मोनरी वॉल्यूम कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑल्टर, इसका यही मीनिंग है। द वॉल्यूम ऑफ लंग्स कैन नॉट बी ऑल्टर, सो लंग्स के वॉल्यूम को ही तो हम लोग पल्मोनरी वॉल्यूम बोलते हैं ना। तो पल्मोनरी वॉल्यूम कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑल्टर। इसके लिए हमने को क्या चाहिए? पल्मोनरी वॉल्यूम जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थोरासिस वॉल्यूम के साथ। थोरासिस वॉल्यूम, तो अगर थोरासिस वॉल्यूम बढ़ेगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर थोरासिस वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम रिड्यूस होगा। तो बात है थोरासिस वॉल्यूम क्या होता है? थोरासिस वॉल्यूम इधर अपने को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये अपना रिब केस होगा, ये भी अपना रिब केस होगा इस तरीके से। अगर ये रिब केस का मतलब जब रिब केस लिफ्ट करेगा, इस रिब केस के अंदर का जो वॉल्यूम है इसको हम लोग थोरासिस वॉल्यूम कहते हैं। अगर रिब केस के अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम यानी कि लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। थोरासिस वॉल्यूम का घटेगा यानी कि रिब केस का साइज घटेगा, देन रिब केस का अंदर का वॉल्यूम घटेगा, देन पल्मोनरी वॉल्यूम यानी कि लंग्स का वॉल्यूम भी घटेगा। ओके ये पहले देन हम लोग कर लेते हैं अभी जो लंग्स का हमने टोटल रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट देखा था। तो सबसे पहला पार्ट क्या था? कंडक्टिंग पार्ट था, कंडक्टिंग पार्ट। दूसरा हमने देखा था एक्सेंस पार्ट है, रेस्पिरेटरी पार्ट, एक्सचेंजिंग पार्ट, इसमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। तो कंडक्टिंग पार्ट किधर? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक। एंड रेस्पिरेटरी पार्ट क्या है? एल्वियोलाई एंड एल्वियोलर डक्ट्स। तो अभी हम लोग फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट देखते हैं। फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट क्या है? फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट सबसे पहले कंडक्शन ऑफ एयर, एयर को कंडक्ट करता है, कंडक्शन ऑफ एयर। दूसरे नंबर पे आता है ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। थर्ड नंबर पे आएगा अपना
प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर. फोर्थ नंबर, मेंटेन द टेम्परेचर. ओके. एंड एक्सचेंजिंग पार्ट या फिर रेस्पिरेटरी पार्ट का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ एक्सचेंजिंग पार्ट, इसका फंक्शन होता है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2. ओके. डिफ्यूजन में करता है. तो हमने ये भी पढ़ लिया. कंडक्टिंग पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट पढ़ लिया. देन अपना जो लंग्स है इसको हम लोग बोलते हैं लंग्स इज एन एयर टाइट चैम्बर. एयर टाइट चैम्बर प्रेजेंट इन बिटवीन थोरेसिक केस, थोरेसिक कैविटी. तो हमने क्यों ऐसा बोला? लंग्स को हमने क्यों एक एयर टाइट चैम्बर बोला? इसका रीजन होता है, देखो ये है अपना लंग्स. ओके. ये होता है लंग्स. ये है अपना रिब केस, ये है अपना रिब केस. ये होता है इधर डायफ्राम. ओके. अभी देख लो बैक साइड से यानी कि वेंट्रली, सॉरी डोर्सली, अपना जो लंग्स है ये प्रोटेक्ट होता है इससे, पता डोर्सली होता है ये वर्टिब्रल कॉलम से, वर्टिब्रल कॉलम से. इधर इसको स्टार्नम बोलते हैं. ओके. बैक साइड से अगर ड्रॉ करें तो बैक साइड का बीच का इसको क्या बोलेंगे? वर्टिब्रल कॉलम. ओके. एंड वेंट्रली, वेंट्रली इसको प्रोटेक्ट करता है ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं स्टार्नम. ये रखते हैं ना स्टार्नम. ओके. ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका. देन लेटरली साइड से कौन कर रहा है? लेटरली तो ये रीफ कर रहा है यानी कि रीफ केस प्रोटेक्ट करता है लंग्स को. ओके. एंड डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स कौन प्रोटेक्ट करता है लंग्स को? डाउनवर्ड्स प्रोटेक्ट करता है ये डायफ्राम. व्हाट इज डायफ्राम? डायफ्राम इज अ स्ट्रक्चर व्हिच प्रोटेक्ट्स द लंग्स और अल्टर्स द लंग्स थोरेसिक वॉल्यूम. ओके. ये डायफ्राम डाउनवर्ड्स प्रोटेक्ट करता है, थोरेसिक वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करने में भी हेल्प करता है. तो हम लोग पढ़ेंगे बाद में. सबसे पहले डाउनवर्ड्स किस कौन प्रोटेक्ट करता है? डायफ्राम. ओके. देखो इधर से अपने को पता चल गया कि लंग्स चारों तरफ से कवर है, तो इसी वजह से हम लोग एयर टाइट चैम्बर बोलते हैं. ये कॉन्सेप्ट हो गया. देन हम लोग पढ़ते हैं स्टेप्स ऑफ ब्रीथिंग. स्टेप्स ऑफ ब्रीथिंग. ब्रीथिंग का स्टेप्स क्या क्या होता है? तो इसको हम लोग एक ट्रिक से याद रख सकते हैं. जो ट्रिक मैंने याद करने के लिए निकाला था वो था, देखो वहाँ पर हम लोग को लाइक हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? MBBS होने के लिए. अगर MBBS नहीं मिलता देन हम लोग क्या करेंगे? BDS. सो लाइक MBBS के नीचे का ही जो पोजीशन है वो BDS का है, तो BD एस नहीं लिखना है, BD लिखो. देन टी लगा दो बीच में. देखो अगर BDS भी नहीं मिलता देन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हम लोग MBA कर सकते हैं, कुछ भी डिग्री ले सकते हैं, सिंपल BSc या फिर MSc भी ले सकते हैं. तो BD बीच में टी लगा दो देन दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि टी. तो BD TDO. तो सबसे पहले स्टेप्स ऑफ ब्रीथिंग में पहला वाला ब्रीथिंग जो नॉर्मली ब्रीथिंग, तो स्टेप में क्या होगा? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होगा ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2. देन सेकंड नंबर में डी है, इसका मतलब है डिफ्यूजन. ये वाला डिफ्यूजन किसके किसके बीच में है? एटमॉस्फेयर एंड एल्वियोलाई के बीच में है ये वाला डिफ्यूजन. ओके. देन आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर, ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, थर्ड स्टेप. देन फिर से आता है अपने पास एक और बार डिफ्यूजन, लेकिन इस बार सेकंड, इस बार का डिफ्यूजन होगा ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यू के बीच में. देन फिफ्थ वाला स्टेप होता है यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ एयर. ये स्टेप्स ऑफ ब्रीथिंग तो हमने कंप्लीट कर लिया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके. तो अभी आंसर रीडिंग कर लेते हैं जल्दी से. सबसे पहले वी हैव अ पेयर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल nostrils opening out above the upper lips. Okay. It leads to a nasal chamber through the nasal passage. The nasal chamber opens into the pharynx, a portion of which is common passage for food and air. The pharynx opens to the larynx region into the trachea. Larynx is cartilaginous box which helps in sound production. Okay. तो इस वजह से इसको बोलते हैं हम लोग साउंड बॉक्स. During swelling, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis. Okay. ये लीफ लाइक होते हैं टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंक्स. ओके. क्यों होते हैं ये? तो हमने पढ़ा है लैरिंक्स में फूड एंट्री नहीं कर सकते इसी वजह से. ओके. ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी व्हिच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा. ओके. पढ़ा है हमने इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई यानी कि 1 डिग्री ब्रोंकाई. ईच ब्रोंकाई अंडरगोस रिपीटेड डिविजन्स टू फॉर्म सेकेंडरी, tertiary 2 degree 3 degree and bronchioles ending up in very thin terminal bronchioles. Okay. The trachea, primary, secondary, tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous wings जो कि dorsally incomplete होते हैं, C shape होते हैं. Each terminal bronchioles gives rise to a number of thin irregular walled vascularized plaque structure called alveoli. हमने पढ़ा है. The branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprises the lungs. ये भी हमने पढ़ा है. We have two lungs which are covered by double layered pleura with pleural fluid between them. It reduces friction on the lung surface. Okay. The outer pleural membrane is in close contact with the thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface. ये भी हमने पढ़ा है. The parts starting with the external nostrils up to the terminal bronchioles constitute the conducting part, whereas the alveoli and the alveolar ducts form the respiratory or extends part of the respiratory system. ये भी हमने पढ़ा है. The conducting part transports the atmospheric air up to the alveoli, clears it from foreign particles. यानी कि सबसे पहले क्या conduction of air किया, then foreign particles को clear किया, मतलब purification of air किया, humidify किया, humidification of air होता है, and also brings the air to body temperature. Okay. तो temperature को maintain किया. Exchange part is the site of actual diffusion of oxygen and CO2 between blood and atmospheric air. ये भी हमने पढ़ा है. Okay. The lungs are situated in the thoracic chamber, which is anatomically an airtight chamber. Why an airtight chamber? ये भी पढ़ा है. Okay. The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the rib, and the lower side by the dome shaped diaphragm. Okay. एक चीज हमने मिस कर दिया था, जो कि diaphragm का shape क्या होता है, इसको हमने मिस कर दिया था शायद से. होता है dome shape. Okay. कुछ भी पॉइंट हम लोग मिस नहीं कर सकते क्योंकि किधर से क्वेश्चन आ जाए पता नहीं. So dome shape होता है diaphragm.
The anatomical setup of lungs is thorax is such that any change in the volume of thoracic activity will be reflected in the lung pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing, as you cannot directly alter the pulmonary volume. Okay, तो ये भी हमने पढ़ा है क्या कि मतलब लंग्स की वॉल्यूम को हम डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते, इसके लिए अपने को थोड़ा सा वॉल्यूम को ऑल्टर करना पड़ेगा, थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये पल्मोनरी वॉल्यूम. ओके, देन रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी कि स्टेप्स ऑफ ब्रीथिंग, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा था हमने ट्रिक्स में पढ़ा था बीडीटी. सबसे पहले था ब्रीथिंग, देन था डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, तो ये डिफ्यूजन होता है एल्वियोलर मेम्ब्रेन एंड एटमॉस्फेयर के बीच में, देन ट्रांसपोर्ट, देन डिफ्यूजन होगा टिश्यू एंड ब्लास्ट के बीच में, देन होगा यूटिलाइजेशन. तो अच्छे से हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट कर दिया. देन अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. ओके, तो गाइस अभी पढ़ते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. ओके, तो ब्रीथिंग का 2 स्टेप्स होता है. तो क्या क्या 2 स्टेप्स होता है ब्रीथिंग? सबसे पहला स्टेप होता है इंस्पिरेशन, ओके, या फिर इनहेलेशन, कुछ भी बोल लो, इंस्पिरेशन. एंड सेकंड वाला स्टेप होता है एक्सपिरेशन. सो ब्रीथिंग हम लोग कैसे करते हैं? ये जो इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेशर ग्रेडियंट. ओके, एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है जिससे ये एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन टेक्स प्लेस द फॉर्मेशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट बाय. ये प्रेशर ग्रेडियंट कौन क्रिएट करता है? 2 मसल करता है. इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल. ओके, एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल इस प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट करने में हेल्प करता है. तो अभी इन दोनों स्टेप्स को हम लोग बारीकी से देखते हैं. तो सबसे पहले इंस्पिरेशन, इधर लिख लेते हैं एक्सपिरेशन. तो सबसे पहले इधर एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग. ये है अपना स्टारनम. ओके, स्टारनम है, ये अपना रिब केस है, ये रिब्स है. तो इधर अपने को मिलता है एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल. इधर मिलता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल. ओके, ये स्टारनम है. देन इधर क्या रहता है? इधर डायफ्राम रहता है. लेकिन इंस्पिरेशन के टाइम ये डायफ्राम क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा. तो मतलब डायफ्राम पहले ऐसा था, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इस टाइप से आ जाएगा. ओके, तो देखो पहले इसका जो थोड़ा सा वॉल्यूम था वो इतना था. जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया मतलब ऐसा हो गया, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ गया. देखो, ओके, कौन से एक्सिस पे बढ़ा? ये थोड़ा सा वॉल्यूम डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये बढ़ा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे. तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, थोरासिस वॉल्यूम इंक्रीजेस एट द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस. सो देखो हमने पढ़ा था ये थोरासिस वॉल्यूम पल्मोनरी वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा. लेकिन हमने क्या पढ़ा था? पी भी इक्वल टू एनआरटी होता है. तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/1 वॉल्यूम के. ओके, तो अगर पल्मोनरी वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा? कम होगा, प्रेशर कम होगा. तो अगर पल्मोनरी प्रेशर कम है तो उसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है. तो हम लोग एक और चीज़ जानते हैं कि किसी भी चीज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है. तो एटमॉस्फेयर से एयर क्या करेगा? पल्मोनरी, क्योंकि पल्मोनरी प्रेशर कम है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है, तो एटमॉस्फेयर से एयर अपने लंग्स में एंटर करेगा. ओके, तो इंस्पिरेशन हो गया, इसी को तो हम लोग इंस्पिरेशन बोलते थे. ऐसे ही इंस्पिरेशन होता है. तो क्या होता है? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, थोरासिक वॉल्यूम इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस इंक्रीज होगा, देन पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा. दैट्स व्हाई हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन यानी कि एटमॉस्फेयर से एयर लंग्स तक एंटर करेगा और इंस्पिरेशन होगा. और एक चीज इंस्पिरेशन में क्या होता है? डायफ्राम तो कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन इसमें जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होते हैं, इसका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करता है मसल. ओके, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट टू लिफ्ट अप द रिब्स. ये रिब्स को लिफ्ट अप करता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. एंड स्टारनम, जो स्टारनम है, ये जो स्टारनम है, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो स्टारनम इंक्रीजेस दी थोरासिस वॉल्यूम. ओके, तो ये जो स्टारनम है वो थोरासिस वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है. कौन से एक्सिस पे? एट दी डोर्सोवेंट्रल एक्सिस. 2 पॉइंट पर लिया हमने इंस्पिरेशन को, यही था. ओके, अभी एक्सपिरेशन पढ़ते हैं. तो सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं. ये है स्टारनम. ओके, ये है रिब केस, रिब्स, इधर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है. देन ये है अपना डायफ्राम. ओके, नॉर्मल स्टेप पे डायफ्राम. ये है अपना पूरा थोरासिस वॉल्यूम. ओके, इसके अंदर का तो टोटल 11 निकल इसको टोटल थोरासिस वॉल्यूम. ओके, इस केस में क्या होगा? डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा एक्सपिरेशन के टाइम. डायफ्राम रिलैक्स होगा मतलब पहले इस पोजीशन में था तो रिलैक्स होकर इस टाइप से आ जाएगा. तो देखो इस टाइप से आ गया मतलब क्या हो गया? थोरासिस वॉल्यूम घट गया. डायफ्राम एंड इसमें सेम टाइम में होता है डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल सेम टाइम में रिलैक्स हो जाएगा. ओके, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स. देयरफॉर क्या होगा? थोरासिस वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा. थोरासिस वॉल्यूम डिक्रीज कर गया मतलब पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा. पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया मतलब पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो गया मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिर से डिक्रीज हो जाएगा. ओके, तो इस बार देखो हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक जाता है. हायर कॉन्सेंट्रेशन किधर है? लंग्स में है, क्योंकि पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा है ना, तो लंग्स में ज़्यादा है. तो लंग्स से एयर रिलीज आउट हो जाएगा किधर? एटमॉस्फेयर पे. इसको ही तो हम लोग क्या बोलते थे? एक्सपिरेशन बोलते हैं, है ना.
तो हमने पढ़ लिया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, एक्सपीरेशन, इंस्पिरेशन। ओके, तो अभी कुछ एनसीईआरटी में फेक दिया है, हम लोग उन सबको पढ़ लेते हैं। जो फोर्स ब्रीथिंग होता है, फोर्स ब्रीथिंग, व्हाट इज फोर्स ब्रीथिंग? फोर्स ब्रीथिंग होता है इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन, इस फोर्स ब्रीथिंग में कौन हेल्प करता है? जो अपना एब्डोमेन में मसल होता है, ये एब्डोमिनल मसल हेल्प करता है। मसल, एब्डोमेन मतलब पेट में जो मसल होता है वो हेल्प करता है। अभी देखो इसमें हमने क्या पढ़ा था, इंटरकोस्टल मसल होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ओके, तो नीचे अपने क्या होता है, एब्डोमेन होता है, तो एब्डोमेन में जो जो मसल होगा वो हेल्प करता है फोर्स ब्रीथिंग पे। ओके, क्लियर है? ओके, देन ए हेल्थी ह्यूमन कैन ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। ओके, एक मिनट में 12 से 16 टाइम्स एक हेल्थी ह्यूमन ब्रीथ कर सकता है। देन जो क्लिनिकल मशीन फॉर ब्रीथिंग, जो क्लिनिकल मशीन है फॉर ब्रीथिंग, उसका नेम क्या है? स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर। ओके, तो एनसीईआरटी रीडिंग लगा लेते हैं, हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग खत्म हो गया। तो एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं सबसे पहले। फिर से स्टार्ट हो रहा है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ओके, ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस, इंस्पिरेशन ड्यूरिंग व्हिच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड एक्सपिरेशन बाय व्हिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। हमने पढ़ा है द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। ये भी हमने पढ़ा है। इंस्पिरेशन कैन occur if the pressure within the lungs intrapulmonary pressure is less than the atmospheric pressure. Okay, ये भी हमने पढ़ा। There is a negative pressure in the lungs with respect to the atmospheric pressure. तो जो इंस्पिरेशन होता है इसमें नेगेटिव प्रेशर होता है, क्योंकि क्या होता है, लंग्स का प्रेशर लो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, देयरफॉर इसको हम लोग नेगेटिव प्रेशर बोलते हैं। तो लेट्स इधर हम लोग लिख देते हैं। ओके, है ना, इंस्पिरेशन को नेगेटिव प्रेशर और इसको एक्सपिरेशन को पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट होता है। इसमें ये फेक हमने पढ़ लिया है। Okay. Similarly, expiration takes place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. इसी वजह से इसको हम लोग पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। Okay. The diaphragm is a specialized set of muscles, external and internal. The diaphragm and a specialized set of muscles, external and internal intercostals between the ribs. Okay. Help in generation of such gradients. Okay. तो उस ये जो प्रेशर ग्रेडियंट को फॉर्म करने में कौन हेल्प करता है? डायफ्राम भी करता है एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल भी करता है। ओके, दोनों करता है। Then inspiration is initiated by contraction of diaphragm, which increases the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis. Important point है। The contraction of external intercostal muscle lifts up the ribs and sternum, causing an increase in the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis. Okay, ये वाला point भी important है। The overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in pulmonary volume, and increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs and hence called inspiration. तो हमने पढ़ लिया है अच्छे से। रिलैक्सेशन पढ़ते हैं अभी। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न्स द डायफ्राम एंड sternum to their normal position and reduce the thoracic volume, thereby the pulmonary volume. ओके, तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी रिड्यूस कर जाएगा। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लंग्स का प्रेशर ज्यादा होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होता है, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक एयर रिलीज हो जाएगा। ओके, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन द एब्डोमेन। तो एब्डोमेन का जो मसल होता है वो फोर्स ब्रीथिंग को हेल्प करता है। ऑन एन एवरेज हेल्थी ह्यूमन कैन ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। ओके, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग स्पाइरोमीटर व्हिच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस। तो हमने खत्म कर दिया है अभी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। देन अभी हम लोग देखेंगे कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज को। तो लेट्स रीड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो सबसे पहले हम लोग इन वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ते हैं। 7 टाइप का वॉल्यूम होता है, 4 वॉल्यूम्स एंड 5 कैपेसिटीज। ओके, ये जो कैपेसिटीज होते हैं इसको बाय एडिंग वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम्स को ऐड करके ये कैपेसिटीज मिलेगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला वॉल्यूम होता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, यानी कि टीवी। इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन इनहेल और एक्सेल ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन में अमाउंट ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर, इसको हम लोग टीवी बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। जिसका अमाउंट क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है 500 ml। तो इन ए हेल्थी ह्यूमन इन 1 मिनट टाइडल वॉल्यूम का कितना होगा, क्योंकि 1 मिनट में 12 to 16 टाइम्स क्या होता था, ब्रीथिंग होता था। तो एक बार में 500 ml, तो 500 into 12 क्या होगा, 6000 ml। तो 16 into 500 क्या होगा, 16 5 8000 ml। ओके, तो टाइडल वॉल्यूम हमने पढ़ लिया। देन दूसरे नंबर पे आता है अपना ERV, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको बोलते हैं एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम लोग इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ लेते हैं, IRV पढ़ लेते हैं। इट इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इनहेल ड्यूरिंग फोर्स इंस्पिरेशन। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है IRV का वैल्यू 2500 ml to 3000 ml। इसका वैल्यू होता है 2500 ml to 3000 ml। थर्ड नंबर पे आता है ERV, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
इसका भी डेफिनेशन हम लोग सिमिलरली देखते हैं IRV से। इट इज़ द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन, इसमें क्या होगा, एक्सेल होगा, क्योंकि इसमें IRV था, इनहेल हुआ, ERV है तो एक्सेल होगा, एक्सेल ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपीरेशन। ओके, इसका जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, इसका वैल्यू होता है 1000 ml टू 1100 ml। देन लास्ट अपना जो वॉल्यूम है इसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कि RV। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर स्टोर्ड इन लंग्स आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपीरेशन। इसका वैल्यू होता है 1200 ml, 1100 ml टू 1200 ml। ओके, तो हमने पढ़ लिया। तो सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम, देन IRV, देन ERV, देन RV। ओके, तो इसके बाद हमने 1 2 3 4, देन हम लोग 5 कैपेसिटीज को देखेंगे, नेक्स्ट पेज में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला कैपेसिटीज था अपना, उसका नेम है IC, यानी कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो याद रख लेना, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता है 1 2 1 2, यानी कि 1 + 1 वॉल्यूम एंड सेकंड नंबर का वॉल्यूम को ऐड करके देखने को मिलेगा, यानी कि 1 + 2, यानी कि क्या है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन दोनों को ऐड करने के बाद अपने को इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मिलेगा। तो इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे दे सकते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। देखो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या था, आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन था, इसमें उल्टा होगा, इसमें नॉर्मल एक्सपीरेशन इंस्पिरेशन होगा एंड स्वाइप अप हो जाएगा, इंस्पिरेटरी स्वाइप अप हो जाएगा एक्सपीरेटरी से, और एक्सपीरेटरी कैपेसिटी स्वाइप अप हो जाएगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी से। तो क्यों, देखो जब लिखेंगे तब समझ में आएगा आपको। तो इट इज द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल आफ्टर ए फोर्स नहीं, क्या फोर्स होगा या फिर नॉर्मल होगा, क्योंकि फोर्स हमने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में पढ़ा था। नॉर्मल क्या होगा, मैंने कहा था स्वाइप अप होगा, इंस्पिरेटरी है तो एक्सपीरेशन हो जाएगा इधर। डेफिनेशन भी याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है कभी बार इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, इसका 500 होता है, इसका कितना होता है IRV का होता है 2500 से 3000, तो इसी तरीके से ऐड करके हम लोग निकाल सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो कैपेसिटी आता है वो आता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, इसका होता है 1 3, यानी कि 1 + 3, यानी कि टाइडल वॉल्यूम प्लस क्या होगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसका डेफिनेशन हम लोग देंगे, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन, क्योंकि इसमें है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी तो इंस्पिरेशन। ओके, तो थर्ड वाला जो कैपेसिटी आता है अपने पास वो होता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इसको हम लोग FRC से डिनोट करते हैं, और ये होता है 3 4, यानी कि 34 3 + 4, यानी कि थर्ड नंबर पे क्या था, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था ERV, एंड प्लस फोर्थ नंबर पे था रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, तो इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे लेंगे, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का। तो देखो इसका रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या था, रेसिडुअल वॉल्यूम में था, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर स्टोर्ड इन लंग्स आफ्टर ए फोर्स एक्सपीरेशन। ओके, इसमें नॉर्मल एक्सपीरेशन होगा, तो इट इज द सेम है, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर स्टोर्ड इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन। देन फोर्थ वाला जो कैपेसिटी है इसका नाम होता है वाइटल कैपेसिटी VC। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 3। ओके, 1 2 3, तो 1 2 3, 1 में क्या था, टाइडल वॉल्यूम था, प्लस 2 में था IRC इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, सॉरी, प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, इन को ऐड करने से मिलेगा आपको वाइटल कैपेसिटी। तो इसका डेफिनेशन देखो, वाइटल किससे मिल रहा है, थोड़ा टाइडल वॉल्यूम से मिल रहा है। टाइडल में हमने नॉर्मल एक्सपिरेशन पढ़ा था, तो इसमें फोर्स क्या होगा, एक्सपिरेशन। क्यों एक्सपिरेशन होगा, क्योंकि टोटल में इंस्पिरेशन आएगा, तो इट इज द अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपिरेशन। ओके, देन फिफ्थ नंबर पे आएगा अपना लास्ट टोटल लंग कैपेसिटी TLC। ये होता है 1 2 3 4, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4, इसको सारा का सारा वॉल्यूम मिला के आएगा, तो टाइडल वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV। ओके, इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे देंगे, सेम इसी तरह देंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, फोर्स इंस्पिरेशन के बाद होगा, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पिरेशन। ओके, डन। तो अभी गाइस आप लोगों को मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक में, जो इसका तो वैल्यू याद करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पढ़ लिया है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता है 1 2, देन एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होता है 1 3, देन 4, क्या फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होता है 3 4, देन वाइटल कैपेसिटी होता है 1 2 3, देन TLC होता है 1 2 3 4। तो अपने को ये तो पता है। ओके, तो अपने को क्या, कभी अगर वॉल्यूम का हम लोग जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है उनका अगर वैल्यू फुल जाए तो इसका भी नहीं निकाल सकते, तो हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स का वैल्यू निकालने की ट्रिक्स जान लेंगे। ओके, इससे आप लोग नहीं बोलोगे कभी भी। तो सबसे पहले क्या था, टाइडल वॉल्यूम था, देन क्या था, देन था अपना IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, लेकिन इसमें लिख लो ERV, देन लिख लो IRV, उनको स्वाइप अप करना, मतलब देन लिखना है लास्ट क्या था, रेसिडुअल वॉल्यूम RV। ओके, तो सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम आपको याद करना पड़ेगा, कितना आता है 500 ml, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करते हो, तो 500 से अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ml आ जाएगा, 1000 से 100 1100 ml, तो अभी 1000 में 3 मल्टीप्लाई करते हो, ये आ जाएगा 3000 ml, यानी कि 2500 ml से लेकर 3000 ml तक। देन रेसिडुअल वॉल्यूम को अलग से पढ़ते हैं, अगर R को हम लोग गाइस इस रेसिडुअल वॉल्यूम से ये R निकाल लो, R को अगर हम डिवाइड कर दे बीच में से क्या देखने को मिल रहा है, एक 1 एंड एक 2। ओके, 1 2 एंड 100, तो ये होता है 1100 ml टू 1200 ml। ओके, ये होता है 2500 ml IRV टू 3000 ml, देन ये होता है अपना ERV 1000 ml
to 1100 ml एंड ये होता है 500 ml। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, चीज़ें याद भी हो गया होगा। तो अभी एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ का। Respiratory volumes and capacities. सबसे पहले tidal volume. Volume of air inspired or expired during normal respiration. It is approx 500 ml. A healthy man can inspire or expire approximately 6,000 to 8,000 ml of air per minute. Okay. Then inspiratory reserve volume. Additional volume of air a person can inspire by forcible inspiration. This averages 2,500 ml to 3,000 ml. And expiratory reserve volume. Additional volume of air a person can expire by forcible expiration. This averages 1,000 ml to 1,100 ml. Guys. Residual volume, volume of air remaining in the lungs even after a forcible expiration. This averages 1100 ml to 1200 ml. Then by adding a few respiratory volumes described above, one can derive various pulmonary capacities, okay, which can be used in clinical diagnosis. Okay, clinical diagnosis में क्या यूज होते हैं, ये कैपेसिटीज होते हैं, वेरियस कैपेसिटीज होते हैं रेस्पिरेटरी। ओके, तो सबसे पहला कैपेसिटी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी लिख लेते हैं 1 2 टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन। ओके, दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी 1 3 होता है, द वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर इवन आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन। दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन। दिस इंक्लूड्स ELV plus RV। एंड वाइटल कैपेसिटी द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स एक्सपिरेशन। Okay, this includes ERV, TV, IRV, or the maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration. Total lung capacity, the total volume of air accumulated in the end of a forced inspiration. This includes residual volume, ERV, tidal volume, and IRV or vital capacity plus residual volume. Okay, I hope समझ में आ गया होगा आप लोगों को। Then अपना टॉपिक है इस बार एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गाइस अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो पोजीशन में होता है। कौन कौन से पोजीशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स एट नंबर 1 एल्वियोलाई में होता है। दूसरे नंबर पे किधर होता है? टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरीज के बीच में होता है। एंड ये एल्वियोलाई एंड एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में होता है। ओके, एक्सचेंज ऑफ एयर किस प्रोसेस से होता है? एक्सचेंज ऑफ एयर होता है exchange of gases are by diffusion। ओके, डिफ्यूजन प्रोसेस से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। डिफ्यूजन 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर है वो देख लेते हैं। नंबर 1 फैक्टर जिसमें डिफ्यूजन डिपेंड करता है वो है प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, देन दूसरे नंबर पे आएगा अपना प्रेशर ग्रेडियंट के बाद दूसरे नंबर पे आएगा अपना सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ओके, एंड थर्ड नंबर पे होगा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई। क्योंकि डिफ्यूजन किधर किधर होता है? एल्वियोलाई मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस किधर किधर होता है? एल्वियोलाई में होता है एंड टिश्यू के बीच में होता है। तो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज, इन तीनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि डिफ्यूजन का स्पीड। नहीं, डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट या फिर पार्शियल प्रेशर इसको बोलते हैं। पार्शियल प्रेशर जिसका ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा अच्छे से डिफ्यूजन होगा। सॉल्युबिलिटी जिस गैस का ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा डिफ्यूजन देखने को मिलेगा। एंड देन थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन जिसका कम होगा उसमें क्या डिफ्यूजन ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, तो अभी इन तीनों पॉइंट को हम लोग बारीकी से पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रेशर ग्रेडियंट या फिर इसको पार्शियल प्रेशर भी बोला जाता है। पार्शियल प्रेशर, ओके, या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी बोलते हैं। इसको स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है। इन केस ऑफ ऑक्सीजन हम लोग PO2 लिखेंगे एंड इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लिखेंगे। इसका डेफिनेशन क्या होता है पार्शियल प्रेशर का? प्रेशर contributed by an individual gas in a mixture of gases। मतलब प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसको बोला जाता है पार्शियल प्रेशर। मतलब क्या है? मतलब ये एयर है। एयर में क्या क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस होता है ना। तो अगर हम लोग किसी पार्टिकुलर गैस की कंपोजिशन को बोले या फिर प्रेशर को बोले, ओके, इसमें अगर ऑक्सीजन की प्रेशर को हम लोग बोले सिर्फ इस एयर में, देखो एयर एक मिक्सर ऑफ गैसेस है, इनमें हम लोग किसके पार्टिकुलर प्रेशर किसके बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन का। तो इसमें आगे पार्शियल लगा देंगे, पार्शियल ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ओके, अब समझ में आ गया होगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ओके, तो अभी हम लोग पार्शियल प्रेशर देख लेते हैं। इधर हम लोग लिख लेते हैं ऑक्सीजन का एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस किधर किधर होता है? सबसे पहले गैस किधर रहेगा? एटमॉस्फेयर में रहेगा। देन आएगा किधर? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से इधर होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सी ब्लड। देन ये होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन ये होगा टिश्यू। ओके, तो सब में पार्शियल प्रेशर देखते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ओके, तो इसको हम लोग एक ट्रिक से याद रखेंगे। क्या ट्रिक है? तो सबसे पहले क्या करना है अपने को? एटमॉस्फेयर में कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है इसको याद रखना है। इसका वैल्यू होता है 159। देन नीचे लिखना है अपने को 0.3। देन लिखना है 104। अभी देखो इतना याद कर लेना है। देन क्रॉस क्रॉस में 40 40 40 40 लिख देना है। ओके, तो क्रॉस क्रॉस में लिख दिया। देन 40 के नीचे लिख दो 45 95 45। तो अपना ये टेबल कंप्लीट हो गया।
इजी था। तो सबसे पहले किसे याद करना है, सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में एल्वियोलाई में एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में याद कर लो। देन 40 40 40 क्रॉस में, देन 45 95 45। ओके, भी पहला वाला अपना कंप्लीट हो चुका है। पहला वाला जो डिफ्यूजन जिसके ऊपर डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर, इसको हमने पढ़ लिया है। देन सेकंड वाला पॉइंट देखते हैं हम लोग। सेकंड वाला पॉइंट क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, तो इसमें हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन। ओके, इस पॉइंट को याद रखो। कार्बन डाइऑक्साइड क्या 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल है ऑक्सीजन से। तो इसी वजह से डिफ्यूजन किसका ज़्यादा अच्छा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा डिफ्यूजन अच्छा होता है। एक और बात गाइस, ये जो पार्शियल प्रेशर हम लोग किस यूनिट में लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर यूनिट। ओके, यूनिट होता है mmHg, इस बात को याद रख लेना, mmHg होता है। तो ये जो नंबर है इसके पीछे यूनिट क्या लगेगा, mmHg। तो हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी पढ़ लिया है। अभी करते हैं हम लोग थर्ड वाला, जो क्या है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। ओके, तो मैं एक डायग्राम बनाने वाला हूँ। ये मान लेता हूँ मैं, सॉरी उल्टा बना दिया, सेकंड बना दिया। ये मान लेता हूँ मैं एल्वियोलाई है, ये है ब्लड कैपिलरीज। ओके, तो ये जो एल्वियोलाई का बाहर वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलर वॉल। ओके, तो ये होता है स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल। यानी तो ब्लड कैपिलरीज का आउटर ये एपिथेलियम होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एंडोथेलियम, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। यानी बीच में कुछ इस तरीके से जो बीच में सब्सटेंस होते हैं कुछ, इसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस। ये जो बेसमेंट सब्सटेंस होते हैं, ये किससे बना होता है, ये होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन से बना होता है। ओके, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करता है, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल एंड एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज को डिफरेंशिएट करता है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। और ये जो टोटल अपना थिकनेस है ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज, ये लेस देन मिलीमीटर होता है, लेस देन वैल्यू जो होता है लेस देन 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से भी कम होता है इसका थिकनेस। ओके, तो क्या क्या होता है, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल, देन ब्लड कैपिलरीज का आउटर में होता है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, देन दोनों के बीच में होता है बेसमेंट सब्सटेंस। बेसमेंट सब्सटेंस होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन से बना, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन इन दोनों एपिथेलियम को सेपरेट करता है। ओके, समझ में आ गया होगा, ईजी है। अभी एक बार एनसीईआरटी रीडिंग लगा लेते हैं हम लोग। कुछ डायग्राम है, उसको हम लोग डायग्राम को एकदम लास्ट में लिखेंगे। ओके, तो ये है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले एल्वियोलाई एट प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया है एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, मतलब कहाँ होता है। सबसे पहले एल्वियोलाई में होता है, देन एल्वियोलाई एंड एटमॉस्फेयर एयर के बीच में पहले होता है, देन होता है ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यू के बीच में। देन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन दिस साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, सिंपल डिफ्यूजन से होते हैं। देन कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा, प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्वड इन डिफ्यूजन आर आल्सो सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ओके, पढ़ा है हमने अच्छे से ये सब। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर एंड इज रिप्रेजेंटेड एज PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी पढ़ा है हमने। देन द डाटा गिवन बिलो जो क्लियरली इंडिकेट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड टू टिश्यू। ओके, तो ये सब हमने पढ़ लिया है। कैसे याद करना था, सबसे पहले ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में एंड एल्वियोलाई में याद कर लो। 159 0.3 104 10 40 40 40 क्रॉस में, देन 45 95 45, इजी है। ओके, अभी देखो एक ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर, ओके, तो ये तो पढ़ा है हमने। नेक्स्ट ये देखो, as the solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than that of oxygen, the amount of carbon dioxide that can diffuse through the diffusion membrane parallel difference in partial pressure is much higher compared to that of oxygen। ये क्या कह रहा है कि हमने ये पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा हायर होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबिलिटी के मामले में। तो जिसका ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उसका क्या होगा, डिफ्यूजन का रेट ज़्यादा होगा, मतलब इसमें क्या बोला है वही तो बोला है। ओके, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। ओके, नेमली the thin squamous epithelium of alveoli, the endothelium of the alveolar capillaries, and a basement substance. Okay, composed of a thin basement membrane. तो basement substance किधर से बना होता है, composed of a thin basement membrane supporting the squamous epithelium and the basement membrane surrounding by a single layer of endothelium cells of capillaries. In between them पढ़ा है हमने how its total thickness is much 10 mm, ये भी पढ़ा है हमने। तो हमने अच्छे से याद रख लिया इन सबको। ओके, तो अपना ये वाला टॉपिक खत्म हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला।